नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मोह गांव बांध के सामने ही प्रभावित किसानों की समस्याओं का समर्थन करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए बनाई गई नीति का जमकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गेहूं का विदेशों में निर्यात करती है और मंडी टैक्स खत्म कर रही है, तो ये किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर कटाक्ष भी किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कक्का जी बोले कि एमएसपी कानून पर केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर पाई। 3 कृषि कानूनों को सरकार ने भले ही वापस लिया हो, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार ने अभी तक 20% भी काम नहीं किया है। और उन्होंने केंद्र सरकार की कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 5 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसके वो खुद भी सदस्य हैं। वो बोले कि काम के 5 बिंदु भी तय किए गए थे जिन पर काम होना है, लेकिन उन बिंदुओं पर कोई काम अब तक नहीं हुआ है। इस दौरान उनके साथ किसान नेता गगन चौधरी समेत कई अन्य किसान भी मौजूद रहे। बताते चले आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान शिव कुमार शर्मा बोले कि हमें इस निर्यात नीति का लंबे समय से इंतजार था। अब ये नीति आ गई है तो इसका हमें सीधा फायदा मिलेगा और ये नीति किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से इस नीति की मांग की जा रही थी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गुरुवार को इंदौर बाईपास रोड स्थित लाभ गंगा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दाल मिल की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल से प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रदर्शनी में दिखाई गई मशीनों का अवलोकन किया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि व्यापारी समुदाय की देश के विकास में मुख्य भूमिका होती है। इंदौर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों ने कोविड-19 के दौरान जरूरतमंद लोगों को दाल के पैकेट वितरित किए थे। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी खाने और पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। इंदौर के व्यापारियों द्वारा पीड़ितों के प्रति दिखाई गई इस संवेदनशीलता के लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। और व्यापार से न केवल आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि साथ ही आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की विकास गाथा में व्यापारी गणों की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूरा विश्वास है कि दाल मिल एसोसिएशन के व्यापारी गण किसानों की फसल में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में वो शासन का पूरा सहयोग करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की जरूरत बताई है और उमा भारती ने कहा कि उनके द्वारा शराब दुकान पर उठाया गया पत्थर तो बस एक चेतावनी थी, ये शुरुआत है और अगर जनप्रतिनिधियों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि जनप्रतिनिधि कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो शराब का विरोध बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगा। ये पत्थर एक चेतावनी है। लाइन ऑर्डर बनाने वाला कोई व्यक्ति अगर हाथ में उठा ले पत्थर तो ये एक सिग्नल है और पहला है कि आखिरी ये नहीं। आपको बता दें कि अगर उसे आखिरी बनाना है तो जनप्रतिनिधियों को बहुत अच्छा काम करना होगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने टीकमगढ़ निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों उमा भारती ने आक्रामक तेवर दिखाए थे और भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र वाले तरावली मंदिर के पास स्थित एक शराब की दुकान के बाहर उन्होंने लोगों की राय ली, जिसे हटाने के लिए ये मांग की गई और उन्होंने पत्थर उछाल लिया। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद भारती भोपाल में ही बरखेड़ा पठानी की शराब की एक दुकान पर पहुंच गई थी और वहां के लोगों से बात की गई तो सामने आया कि लोग लंबे समय से उसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पत्थर उठाकर उसमें तोड़फोड़ तक करने पहुंच गई थी वो। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अब सियासी महाभारत छिड़ गई है। दरअसल सज्जन सिंह ने गीता के एक श्लोक को मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आयत का उपयोग करके दिखाएं।
तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो सज्जन को दुर्जन बता दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने भगवद गीता के श्लोक को एक नए ही अंदाज और नए शब्दों में सुनाया। आपको बता दें, इसके जरिए बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सज्जन सिंह ने अपने श्लोक में कहा, यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवती भारत अभ्युत्थ अंध भगत्स्य बेरोजगारी युगे युगो गमो गमो नमो नमो। बड़ी अगली खबर की ओर खैरागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर उपचुनाव को लेकर अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी और कांग्रेस जीत की जुगत में लगे हैं। इसी बीच सियासी बयानबाजी में दोनों ही दल खुद को जीत जाने का दावा कर रहे हैं और खुद की जीत का यह दावा करते वो थक नहीं रहे। अब कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर सियासी बयानों के तीर छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता साबित होने वाले हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाएगी। खैरगढ़ में बीजेपी लगातार चौथा उपचुनाव हारेगी और नगरीय निकाय में बीजेपी एक भी महापौर नहीं जिता पाई। पंचायत चुनाव तक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो वहीं अब कौन से मुद्दे के दम पर विष्णुदेव साय खैरागढ़ चुनाव जीतने का दावा देख रहे हैं और सपना देख रहे हैं, ये एक सवाल है। सुशील आनंद ने आगे ये भी कहा उन्होंने कि बीजेपी ने जनता द्वारा नकारे गए और पिटे हुए मोहरों को जिम्मेदारी दे दी है और ये सारे हारे हुए हैं और बीजेपी के सफाई के लिए जिम्मेदार नेता मिलकर खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की विजय पताका फहराने में सहयोगी बनेंगे। कांग्रेस अपनी सरकार के काम और लोकप्रिय मजबूत प्रत्याशी के बूते पर उपचुनाव बेहतर तरीके से जीत रही है। कांग्रेस की जीत को और अधिक चमकदार बनाने का जिम्मा बीजेपी ने हारे हुए नेताओं को सौंपकर यह साबित कर दिया है कि उसने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिटकर आए कांग्रेसियों को अपना चेहरा देखना चाहिए और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी पर बेतुकी टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। और बस्तर के जंगलों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे होती नजर आ रही है। दरअसल 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सभी कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर चल रहे हैं और वन कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से तस्करों की चांदी हो गई है। दरअसल जंगलों में लकड़ी तस्करी की बड़ी तादाद सक्रिय हो चुकी है और गौरतलब है कि संभाग के लगभग 1300 वन कर्मी एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं। गर्मी के मौसम में आग लगी की घटना पर काबू पाने वाला कोई नहीं और वन कर्मचारियों के हड़ताल को अब 4 दिन बीत चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारी भी जंगलों की दुर्दशा की परवाह किए बिना एसी रूम में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। वन कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने पर ही पड़ताल वापस ली जाएगी और हड़ताल वापस करेंगे। वन अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद किसी तरह की आपातकालीन व्यवस्था नहीं की गई है और बस्तर के फॉरेस्ट एरिया में कई जगहों पर इन दिनों आग लगी हुई है। आग से आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि दरबा फॉरेस्ट एरिया में झीरम घाटी के जंगल की तरफ आग तेजी से फैल रही है और आग बुझाने का वन विभाग की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में बस्तर वन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ के महासमुंद की दृष्टिबाधित धाविका ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित 13वें फौजा इंटरनेशनल एथलीट चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में ग्रेट प्रिंस 2022 में दौड़ प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। ईश्वरी ने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ईश्वरी इस साल अक्टूबर में चीन के हांगझोउ में होने वाले एक एशियाई पैरा खेलों के लिए न्यूनतम मानक योग्यता हासिल करने में भी सफल रही हैं। विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्री अनिला भेंडिया ने भी विगत 5 वर्षों में राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में ईश्वरी को
राष्ट्रीय स्तर पर पैराथलेटिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वरी निषाद के खेलने के लिए दुबई जाने का खर्च विभाग द्वारा वहन करने की भी घोषणा की थी। ईश्वरी निषाद फॉर्चून फाउंडेशन नेत्रहीन विशेषज्ञ विद्यालय बागबाहरा और जिला महासमुंद में पढ़ाई करती हैं। उन्होंने साल 2021 और 22 में बेंगलोर साई प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किए गए इंडिया नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक पाकर देश को गौरवान्वित किया था। आपको बताते चलें कि ईश्वरी दुबई से लौटने के बाद इसी महीने की 27 तारीख को नई दिल्ली से ओडिशा के लिए रवाना होंगे। वहां वो भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 20वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगी। साथ ही ईश्वरी निषाद मूलतः महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के समहर गांव की रहने वाली हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और शारीरिक अक्षमता के बावजूद ईश्वरी ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाई। बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना मैदान में पेंशन बहाली को लेकर खुशी जाहिर करते हुए अधिकारी कर्मचारी संघ समेत कई शिक्षक संघ और संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा आभार व्यक्त करते हुए संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन की बहाली करने का ऐलान कर दिया। तभी से लेकर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर आभार सह अभिनंदन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां पर सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने अपनी अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चंद्रदेव राय का आभार जताया है। साथ ही लड्डुओं से तौला गया है उन्हें। और कार्यक्रम के दौरान चंद्रदेव राय ने भूपेश सरकार के किए गए वादों का बखान करते हुए ये कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया, केवल काला दिन ही दिखाया और अब कांग्रेस की सरकार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। भूपेश है तो भरोसा है, आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार ही और कई अन्य मांगों को पूर्ण करेगी। आज कृतज्ञता व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी, सचिव, तमाम विभाग के यहाँ कर्मचारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, सम्मान कार्यक्रम रखा। मैं पूरे दिल से पूरे कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ और शिक्षा का रक्षक बना भक्षक, जहां गुरु शब्द के नाम को कलंकित कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां अपने ही गुरु की गरिमा का दुरुपयोग करते हुए आवेश में आकर एक छात्र की डंडे से पिटाई कर दी गई, जिसके चलते छात्र को गंभीर रूप से चोट आई। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने छात्र को नल टूट जाने वाली छोटी सी बात को लेकर बिना कारण जाने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे बच्चे को गंभीर रूप से चोट आई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस कलयुगी शिक्षक ईश्वरी कश्यप द्वारा इस घटना की जानकारी किसी को देने पर छात्र को स्कूल से बाहर निकालने की धमकियां देने के साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र में उल्टा सीधा लिखकर उसके भविष्य को बर्बाद करने तक की धमकियां दी गई। इससे ये छात्र काफी डरा हुआ था। मैं उस दिन लेट में स्कूल गया था तो मेरे को मारे हैं और मेरे मतलब उस दिन होली खेल रहे थे। होली के दूसरे दिन सब लोग तो धक्का मुक्की में नल मेरे से टूटा है, उसको मैं कबूल रहा हूँ, इसलिए मेरे को मारे हैं। कौन सी स्कूल है? शिशु मंदिर लोहर से। कौन गुरु जी ने मारा? ईश्वरी प्रसाद कश्यप। वो कौन है स्कूल के? प्रधानाचार्य। आपने समझाइश दी, आपके बात नहीं सुना क्या? नहीं सुने, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया है, बहस कर रहे हैं बोलकर मारे हैं। तो पालक फिर बोले तो पालक ने उनको जाकर क्या कुछ बोला? तो क्या बोला गया प्राचार्य द्वारा? कोई धमकी उनकी? हाँ, उसने बोला कि जाओ केस कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा बोला। अच्छा। और चरित्र प्रमाण पत्र में ऐसा वैसा लिख देंगे बोले। क्या लिख देंगे? प्रमाण पत्र में गलत लिख देंगे बोले। मैं उस दिन लोहरसी निवासी रोहित कुमार कश्यप के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसका एक लड़का जो 11वीं कक्षा में पढ़ता है सरस्वती शिशु मंदिर में, पढ़ने के दौरान ये होली के बाद स्कूल गया हुआ था। तो बच्चे लोग होली गुलाल रंग गुलाल खेल रहे थे। इसी बीच हाथ धोने के लिए नल में गया था और अनफॉर्चुनेटली नल का टोटी टूट जाने से स्कूल का जो टीचर था ईश्वरी कश्यप, उनको मारपीट किया गया है, ऐसा लड़के के पिताजी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसकी सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और आगे का वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो पूर्व वैधानिक जो कार्रवाई है उनके विरुद्ध की जाएगी।
और रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है और यूक्रेन में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चले हैं। यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन रूस यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बावजूद रूस रुकने को तैयार नहीं। पर आखिर रूस के पास ऐसा क्या है जो नाटो और अमेरिका रूस को खुली चुनौती देने से डर रहे हैं, समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के ऐलान किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं उतारेगा। 30 देशों वाला समूह नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी नहीं दे रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की कोशिश की और उनके देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार है जिनसे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते हैं। तो आइए जानते हैं रूस के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के खतरनाक हथियार है और इन हथियारों में से रूस अपने किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है और इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और वहीं साल 1961 में सोवियत संघ जो आज का रूस है उसने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था और वहीं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उससे ये हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। और रूस के खतरनाक हथियार में से एक जार बम है। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और वहीं दूसरा हथियार रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान में से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लगाया गया। और वहीं बात की जाए रूस के तीसरे हथियार के बारे में तो रूस के पास 2S7 प्योन तोप है और ये कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है और इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। और वहीं बात की जाए चौथे की तो रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन भी कहा जाता है और पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। और इनके अलावा रूस के पास T-14 अमाट टैंक है जो बेहद खतरनाक है और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है और ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। रूस के पास इतने खतरनाक हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो रूस से सीधा सीधा टकराव नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।